नमस्कार, आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ वर्षा शर्मा और रुक करेंगे उत्तर प्रदेश की खबरों की ओर। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने हर घर तिरंगा अभियान के तहत अपने आवास पर तिरंगा फहराया और तिरंगे के साथ सेल्फी लेकर देशभक्ति की भावना को प्रबल किया। यह अभियान स्वतंत्रता के अमृत महोत्सव के तहत देश भर में मनाया जा रहा है, जिसमें हर नागरिक को अपने घर पर तिरंगा फहराने और अपने देश के प्रति गर्व महसूस करने के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा है। सीएम योगी ने सभी नागरिकों से इस अभियान में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेने की अपील की है। खबर लखनऊ से है, जहां उत्तर प्रदेश विधानसभा सत्र के दौरान कानून व्यवस्था पर चर्चा के दौरान उप मुख्यमंत्री बृजेश पाठक ने विपक्ष पर तीखा हमला बोला। उन्होंने पूर्ववर्ती सरकारों पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि पहले हत्या, लूट, डकैती जैसे अपराधों के आरोपी सत्ता संरक्षण में पलते थे। डिप्टी सीएम ने इसी विधानसभा में ऐसे दिन भी बता देखे हैं जब गुंडे और माफिया के साथ आते थे। आज हालात बदल चुके हैं। योगी सरकार के शासन में माफियाओं की संपत्ति कुर्क हो रही है, बुलडोजर चल रहा है और अपराधियों को कानून का भय है। व्यवस्था की माननीय अध्यक्ष जी, इतनी बुरी हालत थी, हत्या, डकैती, लूट, बलात्कार करने वाले लोग सरकारी संरक्षण में। सुनिए आगे का 47 बताओ। आदरणीय अध्यक्ष जी, आप अच्छी तरह जानते हैं, जब ये विधानसभा चलती थी, विधानसभा के चारों तरफ एक एक गाड़ी में 10-10 बंदूकें रख करके गुंडे माफिया आते थे विधायकों के साथ में। बड़ा खराब के मित्र बैठे हैं, फुटेज निकाल करके देख लो। जहां तक विजन का सवाल है, सड़कों का बुरा हाल था। आज उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक एक्सप्रेस है, आधा दर्जन से अधिक एक्सप्रेस काम कर रहे हैं और आधा दर्जन से अधिक पाइपलाइन में है। सुनिए सभी जिलों को 75 सुन लो भाई, 75 जिलों को 4 लेन से जोड़ा गया है। अरे अभी देखो, सभी ने बोला ना, माननीय शिवपाल जी ने भी बोला ना, ऐसे ऐसे हो रहा है तो आप 75 जिलों को 4 लेन से जोड़ा गया है। पीडब्ल्यूडी ने काम करके दिखाया। देखिए, और मैं बता दूं, हमारे विपक्ष के साथी बैठे हैं, अपने सीने पर हाथ रख के बता दें, इसी प्रदेश में सत्ता से पहले 1 हफ्ता बिजली दिन में आती थी, 1 हफ्ता रात में आती थी, रोटेशन चलता था। केवल 5 जिलों में बिजली आती थी। आगे क्या करेंगे? अब देखिए स्कूलों का हाल बताता है। स्कूलों का हाल देखिए, बेसिक शिक्षा के स्कूलों में तबेला खोल करके रख दिया था, जानवर बांधे जाते थे। इनकी समाजवादी पार्टी की सरकार में, इनकी सरकार में मात्र 1 करोड़ 12 लाख बच्चे थे। हमारी सरकार में 17 से अब तक 1 करोड़ 92 लाख बच्चे उच्च पद की शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं। खबर गोंडा से है, जहां प्रतिभा सम्मान समारोह में बोले ब्रजभूषण शरण सिंह, जो जितना ज़्यादा पढ़ा उतना ज़्यादा दुखी। इसके साथ ही ब्रजभूषण शरण सिंह ने कहा कि राहुल गांधी घूम घूम कर झूठ का प्रचार कर रहे हैं। इस वक्त की बड़ी खबर गोंडा से है, जहां बता दें कि सांसद ब्रजभूषण शरण सिंह ने बड़ा बयान दिया, जहां उन्होंने कहा कि प्रतिभा सम्मान समारोह में बोले ब्रजभूषण शरण सिंह, उन्होंने कहा कि जो जितना ज़्यादा पढ़ा है और इतना ज़्यादा ही। और इसके साथ ही बता दें कि वो सांसद प्रतिभा समारोह में बोले ब्रजभूषण शरण सिंह, जहां उन्होंने कहा कि जो जितना ज़्यादा पढ़ा उतना ज़्यादा दुखी है। पूर्व सांसद ब्रजभूषण शरण सिंह ने बयान देते हुए कहा कि राहुल गांधी घूम घूम कर झूठ का प्रचार कर रहे हैं। उतने परेशान है, बल्कि जो बिल्कुल पढ़ा लिखा नहीं है वो नहीं परेशान। तो शिक्षा और स्वास्थ्य दोनों से हम भटके हैं, इसमें कोई दो राय नहीं। जिसे कहा गया था कि सबसे प्रथम मनुष्य का क्या कर्तव्य होना चाहिए, हमारे धर्मशास्त्र कहते हैं सबसे प्रथम निरोगी काया। मनुष्य का सबसे पहला कर्तव्य है कि वो कैसे स्वस्थ रहे, कैसे उसका परिवार स्वस्थ रहे, कैसे उसके बेटी बेटा स्वस्थ रहे। तो हमारा ध्यान तो उधर है नहीं। तो शिक्षा में तो बहुत कुछ सुधार करने की आवश्यकता है।
लखनऊ से बड़ी खबर है, जहां बांके बिहारी मंदिर ट्रस्ट विधेयक पारित हो चुका है और इसके साथ ये विधेयक यूपी विधानसभा में हुआ पारित। अब विधेयक विधान परिषद में जाएगा और मंदिर प्रबंधन को लेकर सरकार का अहम फैसला सामने आया है। इस वक्त की बड़ी खबर है, जहां लखनऊ से बता दें कि बांके बिहारी मंदिर ट्रस्ट विधेयक को उत्तर प्रदेश विधानसभा से पारित कर दिया गया है। यह विधेयक अब विधान परिषद में भेजा जाएगा, जहाँ इसकी अंतिम स्वीकृति के बाद इसे कानून का रूप दिया जाएगा। सरकार का कहना है कि इस विधेयक का उद्देश्य मंदिर प्रबंधन को व्यवस्थित, पारदर्शी और श्रद्धालु केंद्रित बनाना है। वृंदावन स्थित बांके बिहारी मंदिर में भारी संख्या में श्रद्धालु प्रतिदिन दर्शन को पहुंचते हैं। ऐसे में बेहतर प्रबंधन को आवश्यकता को देखते हुए यह विधेयक लाया गया है। सरकार ने यह कदम श्रद्धालु की सुरक्षा, सुविधा और पारदर्शिता सुनिश्चित करने के उद्देश्य से उठाया है। इस वक्त की बड़ी खबर है, जहां बता दें कि विधेयक को पारित कर दिया गया है और इसके साथ ही वृंदावन स्थित बांके बिहारी मंदिर में बता दें कि लगातार इसी खबर पर रुक करेंगे हमारे संवाददाता अमन प्रधान का। अमन, क्या कुछ जानकारी है? देखिए, आज योगी सरकार ने बांके बिहारी मंदिर न्यास अध्यादेश 2025 का ड्राफ्ट जो था उसका आज विधेयक पास हुआ है, जिसमें जो 18 सदस्यीय न्याय बोर्ड है वो इस पूरा मंदिर का जो संचालन है वो करेगी। और साफ तौर पर जिस तरीके से पूर्व में भी ये चर्चाएं चल रही थी कि मंदिर का जब ग्रीन जो भी कॉरिडोर बन जाएगा तो उस पे किस तरीके की उद्देश्य रहेंगे, तो साफ तौर पर इस पूरे अध्यादेश में ये चीजें साफ स्पष्ट लिखी हुई हैं कि स्वामी हरिदास के समय से चली आ रही पूजा पद्धतियों में जो अनुष्ठान और जो निरंतरता थी वो जस की तस बनी रहेगी। श्रद्धालुओं के लिए सुरक्षित और सहज दर्शन की व्यवस्था है वो की जाएगी और पेयजल विश्राम व्यवस्था है वो अत्याधुनिक व्यवस्थाओं में सुविधाएं चलाई जाएंगी और दान चढ़ावे पर जो भी पारदर्शिता है उसको साफ तौर पर इसमें दर्शाया गया है कि उसमें भी पारदर्शिता रखी जाएगी। और इसमें सबसे एक अहम बिंदु इसमें ये वर्षा दिखाई दे रहा है कि जो बोर्ड न्याय समिति है वो 20 लाख तक की कोई भी मंदिर के एवज में जो लेन देन है, यानी कि कोई भी निर्माण से संबंधी या किसी भी अगर मंदिर परिसर में कोई भी चीज को बढ़ाना या घटाना है तो उसके लिए 20 लाख तक का जो खरीद फरोख्त है उसकी अनुमति सरकार से मतलब किसी से लेने की जरूरत नहीं, लेकिन सरकार को इस पूरे मामले में स्वीकृति लेना अनिवार्य है। तो साफ तौर पर एक ये उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से बांके बिहारी मंदिर का ये जो न्याय जो बोर्ड का जो आज अधिनियम पास हुआ है विधेयक, तो साफ तौर पर जो श्रद्धालु हैं उनके लिए एक बड़ा खुशी का पल है। और साफ तौर पर जब इस विधेयक को पास किया गया था तो कहीं ना कहीं जो साफ तौर जितने विधायक थे उन्होंने भी इस विधेयक का खुले हाथ से जो है इसका स्वागत भी किया। तो साफ तौर पर जिस तरीके से पूर्व में चली आ रही थी चीजें उन पर आज पूरी तरीके से योगी सरकार ने स्टैंप लगा दिया है कि विधेयक पूरी तरीके से पास है और बोर्ड का जो गठन है वो जल्द शुरू होगा और उसके बाद जो ट्रस्ट का जो गठन है उसके बाद से चीजें मंदिर में जो भी आगे की चीजें होंगी उस पे सरकार और बोर्ड दोनों तय करेगा। वर्षा। अमन, ये मामला पहले से ही काफी ज्यादा गरमाया हुआ था। एक और जहां लोग इसकी सहमति में थे तो कुछ लोग इसका विरोध कर रहे थे। अब इस विधेयक को पारित कर दिया गया है, पास कर दिया गया है कानून बनने के बाद, क्या लगता है कि मामला गरमाएगा? लोग इसका किस तरह से स्वागत करेंगे? अमन। रुक करेंगे अगली बड़ी खबर की ओर। सुप्रीम कोर्ट ने नई एसआईटी की गठित की है और किसानों के मुआवजे को घोटाला मामला सामने आया। अफसरों और बिल्डर्स की साठगांठ आई है सामने। 3 आईपीएस और फॉरेंसिक टीम इसमें शामिल है। सरकार को मुआवजे से नुकसान। सुप्रीम कोर्ट ने नोएडा प्राधिकरण के खिलाफ सख्त रुख अपनाया है। किसानों को दिए गए मुआवजे में घोटाले की जांच के लिए नए पावरफुल एसआईटी गठित करने का आदेश दिया गया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि पुरानी एसआईटी की रिपोर्ट पेश की गई थी, लेकिन इसमें अधिकारियों और बिल्डर्स की साठगांठ सामने आई है। नई एसआईटी में 3 आईपीएस अफसरों के साथ फॉरेंसिक, अकाउंट और क्राइम शाखा के अफसर शामिल होंगे। बेंच ने स्पष्ट किया है कि किसानों को मुआवजा सही दर से नहीं दिया गया है और सरकार को इससे नुकसान हुआ है। आदेश बता दें कि जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस के बेंच ने पास किया है। बलरामपुर जिले के कोतवाली देहत
थाना क्षेत्र के मुखबिर और इसके साथ ही मंदबुद्धि युवती के साथ सामूहिक दुष्कर्म के मामले में पुलिस ने 2 आरोपियों को मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार किया है। घटना के दौरान आरोपी हर्षित पांडे के पैर में गोली लगी, जबकि अंकुर वर्मा भागते समय गिरकर घायल हो गया। उसका पैर फ्रैक्चर हो गया है। पुलिस अधीक्षक विकास कुमार के निर्देश पर 4 टीमों ने आरोपियों की तलाश शुरू कर दी है। मुखबिर की सूचना पर पुलिस ने श्रावस्ती बॉर्डर के पास शंकरपुर में आरोपियों को घेर लिया। जब आरोपियों ने पुलिस पर फायर किया तो जवाबी कार्रवाई में हर्षित को गोली लग गई और अंकुर भागते हुए चोटिल हुआ है। दोनों आरोपियों को संयुक्त जिला चिकित्सालय में प्राथमिक उपचार के बाद जेल भेज दिया गया है। पूछताछ में आरोपियों ने बताया है कि उन्होंने बहादुरपुर स्थित शराब भट्टी पर शराब पीने के बाद पीड़ित युवती को बहला फुसलाकर बाइक पर बिठाया और शमशान घाट के कमरे में ले जाकर दुष्कर्म किया। पुलिस ने आरोपी हर्षित के पास से देसी कट्टा, एक जिंदा कारतूस और खाली खोखा बरामद किया है। थाना कोतवाली देहात में एक तहरीर प्राप्त हुई जिसमें ये बताया गया कि एक स्पेशली एबल्ड युवती जिसकी उम्र लगभग 21 वर्ष है और उसके साथ साथ वो मुखबदीर भी थी, उनके साथ दुष्कर्म हुआ है ऐसी सूचना कोतवाली देहात में मिली। उस पर तत्काल मुकदमा पंजीकृत किया गया और मुकदमा पंजीकृत करने के बाद हाई प्रायोरिटी पे 4 टीमें बनाकर इसके अनावरण में लगाई गई और सीसीटीवी के आधार पर ये बात सामने आई कि मोटरसाइकिल पर 2 युवक इस युवती को लेके गए थे और उस आधार पर 2 युवकों का नाम प्रकाश में आया और कल रात्रि उन 2 युवकों को दौरान पुलिस मुठभेड़ बलरामपुर पुलिस ने गिरफ्तार किया। खबर कानपुर देहात से है, जहां डीएम के नेतृत्व में तिरंगा यात्रा निकाली गई, जिसमें अधिकारी, छात्र छात्रा और नागरिक शामिल हुए। यात्रा में 200 मीटर लंबा तिरंगा लेकर सभी ने देशभक्ति का उत्साह दिखाया। नागरिक और व्यापारी भी इस यात्रा में जोश और उमंग के साथ शामिल हुए। यह तिरंगा यात्रा आज़ादी के अमृत महोत्सव के तहत एक प्रेरक संदेश देने का अवसर बनी है, जिसमें सभी ने भारत माता की जय के नारों के साथ देशभक्ति का जज्बा दिखाया। हाँ, जनपद कानपुर देहात में आज स्वतंत्रता दिवस हमारा 15 अगस्त को आने वाला है। इसी को हर्षोल्लास मनाने के लिए देशभक्ति से ओतप्रोत कार्यक्रमों का निर्देश भारत सरकार के संस्कृति मंत्रालय, उत्तर प्रदेश शासन के संस्कृति मंत्रालय, माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश और डीसी के दिए गए निर्देश के क्रम में जन सहभागिता करते हुए आज जो है यहाँ स्थानीय नागरिकों के साथ, स्कूल के बच्चों के साथ, व्यापारियों के साथ, हमारे जितने सरकारी अधिकारी कर्मचारी हैं, सबके साथ एक जोश के साथ हम लोगों ने तिरंगा रैली यात्रा यहाँ की है। और जैसा आपको पता है कि यहाँ डिग्री कॉलेज से हम लोगों ने प्रारंभ किया और लगभग 200 मीटर लंबा तिरंगा जो है जिसका एक इनोवेशन जो आइडिया था वो हमारी सीडीओ साहिबा का था और हमारे एसएचजी ग्रुप्स जो हैं उन्होंने मिलकर बैठ के सिला, महिलाओं ने उसमें योगदान दिया। खबर उन्नाव से है, जहां उन्नाव पुलिस ने ऑपरेशन मुस्कान के तहत एक बड़ी सफलता हासिल की है। पुलिस की सर्विलांस टीम ने विभिन्न थाना क्षेत्रों से खोए हुए 101 एंड्रॉयड मोबाइल फोन बरामद किए हैं। इन मोबाइल फोन की कीमत करीब 20 लाख रुपए है और इसके साथ ही एसपी दीपक भुकेर के निर्देशन में चल रहे इस अभियान में अपर पुलिस अधीक्षक उत्तरी अखिलेश सिंह और क्षेत्र अधिकारी नगर दीपक यादव का सहयोग रहा। प्रभारी सर्विलांस सेल उप निरीक्षक विनोद सिंह के नेतृत्व में टीम ने यह कार्य किया है। और बता दें कि पुलिस लाइन में आयोजित कार्यक्रम में सभी मोबाइल उनके मालिकों को सौंप दिए गए हैं और कई पीड़ितों ने बताया है कि मोबाइल के साथ उनका महत्वपूर्ण डेटा, फोटो और ज़रूरी दस्तावेज वापस मिलने से उन्हें राहत मिली है। इसके साथ ही सर्विलांस सेल ने सितंबर 2024 से अब तक 606 और इसके साथ ही मोबाइल फ़ोन बरामद किए हैं और इन फ़ोन की कुल कीमत लगभग 1 करोड़ रुपए है। इस उपलब्धि के लिए टीम के सदस्यों की प्रशंसा पत्र दिए जाएंगे और एसपी दीपक भुकेर के कहा है कि कार्य पुलिस और जनता के बीच विश्वास को मजबूत करता है। सर्विलांस टीम के द्वारा जो खोए हुए मोबाइल होते हैं उनको उनके IMEIs रन करवा के आज 101 मोबाइल्स जो हैं वो रिटर्न किए गए हैं उनके जो ओरिजिनल ओनर्स थे और इनकी लगभग जो कीमत है वो 20 लाख रुपए के आसपास है इन मोबाइल्स की।
इससे पहले भी जनपद उन्नाव पुलिस की जो सर्विलांस टीम है उनके द्वारा लगभग पिछले 8 महीने में 600 से ऊपर मोबाइल जो है वो रिकवर किए हैं और उनकी लगभग कीमत होगी 1 करोड़ के आसपास। और ये प्रयास लगातार जारी है। सर्विलांस टीम इसमें लगातार जितने भी मोबाइल गुम होती हैं, जितनी कंप्लेंट्स आती हैं, और उसके लिए हमने ऑनलाइन एक शिकायत पोर्टल भी अभी पिछले 3 महीने पहले वो स्टार्ट किया था, ताकि जिसकी भी कोई भी कंप्लेंट होती है मोबाइल गुम होने से रिलेटेड वो उसमें दर्ज करवा सके। तो ये अभियान लगातार पुलिस इसमें कर रही है, ताकि जो जिनके मोबाइल गुम होते हैं उनको शीघ्र अतिशीघ्र हम उनके ओरिजिनल ओनर्स को लौटा सकें। खबर लखनऊ से है, जहां मादक पदार्थों की तस्करी करने वाला आरोपी गिरफ्तार किया गया है। करीब 1.60 किलो अवैध स्मैक और एक बाइक बरामद हुई है। ये स्मैक अंतर्राष्ट्रीय बाजार में लगभग 2.12 करोड़ रुपए की कीमत है और ये कार्रवाई NATF और थाना बाराबंकी की टीम ने संयुक्त रूप से अंजाम दी है। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ आवश्यक कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी है और आगे की जाँच जारी है। फतेहपुर जिले में 200 वर्ष पुरानी अब्दुल समद की मजार तोड़े जाने के मामले को लेकर सपा सांसद रामजीलाल सुमन ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उन्होंने सरकार और प्रशासन पर कड़ी निंदा करते हुए कहा कि यह घटना सरकार के रवैये और प्रशासन की उदासीनता का परिणाम है। सांसद रामजीलाल सुमन ने बताया कि 7 अगस्त को भाजपा जिला अध्यक्ष और अन्य संगठनों ने मजार पर धार्मिक अनुष्ठान की अनुमति मांगी थी। प्रशासन ने अनुमति न देने के बावजूद बीजेपी नेताओं और अन्य संगठनों ने अनुष्ठान के नाम पर उवृत्त किया। उन्होंने कहा कि भाजपा जिला अध्यक्ष मुखलाल पाल के नेतृत्व में यह पूरी घटना हुई है, बावजूद इसके प्रशासन ने जिला अध्यक्ष का नाम मुकदमे में शामिल नहीं किया। सपा सांसद ने आरोप लगाया कि भाजपा हमेशा से मुसलमानों को शक की नजर से देखती है, जबकि बंटवारे के समय इस मिट्टी से प्रेम करने वाले मुसलमानों ने भारत को चुना और पाकिस्तान नहीं गए। उन्होंने हाल ही में ऑपरेशन सिंदूर का नेतृत्व करने वाली सूफिया कुरैशी का उदाहरण का हवाला देते हुए कहा कि मुसलमानों के दिल में हमेशा भारत रहता है। उत्तर प्रदेश के जनपद फतेहपुर में 11 अगस्त को एक घटना घटी। वहां नवाब अब्बू समद जी की 200 वर्ष पुरानी मजार है। उस मजार को क्षतिग्रस्त किया गया और वहां धार्मिक अनुष्ठान हुआ। महत्वपूर्ण बात है कि 7 अगस्त को भारतीय जनता पार्टी, उसके सेमना संगठन, सांप्रदायिक संगठन जिलाधिकारी से मिले थे। मुखलाल पाल जो उनके बीजेपी के जिला अध्यक्ष हैं, उनके नेतृत्व में कि साहब 11 तारीख को हम जाएंगे और उस मजार पर जाकर के हम धार्मिक अनुष्ठान वगैरह करेंगे। यद्यपि प्रशासन ने अनुमति नहीं दी, लेकिन उन्होंने ऐलान करके सब कुछ किया। ऐलान किया और ऐलान करने के बाद उन्होंने मजार बजा करके तोड़ फोड़ की। और मजेदार बात यह है कि प्रशासन मूक दर्शक बना रहा। ऐसा लग रहा था जैसे उन्हीं के संरक्षण में सब काम चल रहा है। बरेली की तहसील नवाबगंज की ग्राम पंचायत अटकटा में जिलाधिकारी अविनाश सिंह ने मंगलवार को अचानक वृद्ध गौ संरक्षण केंद्र का औचक निरीक्षण किया। वहां की बदहाल स्थिति देखकर डीएम का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया। बारिश से जमा गंदा पानी, सफाई की लचर व्यवस्था और जिम्मेदार पशु चिकित्सक का मौके पर ही अनुपस्थित होना डीएम को नागवार गुजरा। डीएम ने खंड विकास अधिकारी को फटकार लगाई और गाँव के लिए जिम्मेदार डॉक्टर पर दंडात्मक कार्रवाई के आदेश दिए। उन्होंने सख्त निर्देश दिए कि गायों के पीने के बर्तन हमेशा साफ रहें, जमा पानी तुरंत निकाला जाए और जानवरों को समय पर हरा चारा, भूसा और पौष्टिक भोजन मिले। साथ ही उप जिलाधिकारी नवाबगंज को हफ्ते में एक बार गौशाला का अनिवार्य निरीक्षण करने के आदेश दिया। एक तो मैं आपको संज्ञान में लाना चाहूँगा कि माननीय मुख्यमंत्री जी का स्पष्ट निर्देश है कि जिले के जितने भी अधिकारी हैं कम से कम हफ्ते में 2 दिन या 3 दिन वो फील्ड की विजिट जरूर करें। और उसी के परिप्रेक्ष्य में हम लोग इस बात को ध्यान में रखते हुए लगातार कोशिश करते हैं कि सभी हमारे अधिकारी फील्ड में जाएं और ग्राउंड जीरो पे रखकर वहाँ पे काम करें, जिससे कि जो एक रियलिटी है, वास्तविकता है, उससे वो लोग भिन्न हो सकें। उसी के परिप्रेक्ष्य में कुछ शिकायतें आने पर पहले मैंने एसडीएम को भेजा था। उसके बाद मुझे ज़रूरत महसूस होने पर मैं कल वहाँ पर खुद गया था कटरा नजराना में।
वहाँ पर जाकर मैंने देखा तो वहाँ पर कुछ स्थिति ये कह सकते हैं कि बारिश और उसकी वजह से बहुत अच्छी नहीं थी। हम लोग वहाँ पर एसडीएम और बीडीओ और सचिव और ख़ास तौर से वो एक एनजीओ जो उसका संचालन कर रहे थे उनको भी मैंने कहा कि आखिरी मौका है। उनको हमने एक नोटिस जारी कर रहे हैं कि अगर इसमें सुधार नहीं हुआ तो हम आपका जो आपके साथ हमारा एग्रीमेंट हो रखा है उसको हम निरस्त कर देंगे। जौनपुर जिले के थाना क्षेत्र में रोडवेज बस और अनियंत्रित ट्रक की जोरदार टक्कर में 5 यात्रियों की मौके पर मौत हो गई और करीब 1 दर्जन लोग घायल हो गए। यह हादसा तब हुआ जब बस रॉन्ग साइड से जा रही थी। घायलों को तुरंत पास के अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उनका इलाज उपचार में चल रहा है। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर स्थिति को नियंत्रण में लिया और घायल यात्री को मेडिकल सहायता प्रदान की। प्रशासन ने मृतकों के परिवार को तत्काल राहत देने का आदेश दिया और हादसे की पूरी जानकारी और जाँच शुरू कर दी है। यह हादसा सड़क सुरक्षा की लापरवाही और वाहन नियंत्रण में कमी को लेकर चिंता का विषय बन गया है। अभी तक तो यहाँ पर 13 पेशेंट आए हैं और जिसमें से 5 ब्रॉड डेड थे। 5 में से एक बच्ची थी, 2 जो है महिला और 2 पुरुष। 2 की कंडीशन खराब थी, जिसमें से एक को रेफर कर दिया जा चुका है और एक रेफर होने वाला है और 7 का ट्रीटमेंट चल रहा है। खबर श्रावस्ती से है, जहां जिले के कलेक्ट्रेट स्थित तथागत हाल में हर घर तिरंगा कार्यक्रम के तहत तिरंगा मेला और भव्य तिरंगा म्यूजिकल कॉन्सर्ट का आयोजन किया गया। जिलाधिकारी अजय कुमार द्विवेदी, मुख्य विकास अधिकारी शहीद अहमद एवं विधायक प्रतिनिधि अवधेश पांडे ने कार्यक्रम का शुभारंभ किया। कार्यक्रम में कलाकार और छात्रों ने देशभक्ति गीतों और सांस्कृतिक प्रस्तुतियों से मंच सजाया। साथ ही स्थानीय स्वयं सहायता समूह और उद्यान विभाग के सहयोग से तिरंगा थीम वाले उत्पादों की बिक्री भी की गई। जिलाधिकारी ने 13 से 15 अगस्त तक जिले भर में तिरंगा फहराने और हर घर तिरंगा अभियान को सफल बनाने की अपील की है। सीतापुर में आज़ादी के अमृत महोत्सव के मौके पर रामकोट मंडल में देशभक्ति का अनोखा नज़ारा देखने को मिला। सैकड़ों लोग हाथों में तिरंगा थामे उत्साह और जोश से भरी भव्य बाइक तिरंगा यात्रा का हिस्सा बने। इसका शुभारंभ सीतापुर जिला अध्यक्ष राजेश शुक्ला ने हरी झंडी दिखाकर किया। यात्रा की शुरुआत रामेश्वर धाम तीर्थ रामकोट से हुई और ये होते हुए बता दें कि जवालपुर ग्राम पंचायत जोहरी में समाप्त हुई। पूरे मार्ग में भारत माता की जय और जय श्री राम के नारों ने वातावरण को देशभक्ति से भर दिया और लोग घरों की छतों और गलियों से तिरंगा लहराकर यात्रा का स्वागत कर रहे थे। यह दृश्य सिर्फ उत्सव का हिस्सा नहीं बल्कि हमारे युवाओं और जनताओं में देशभक्ति के जज्बे की जीवित परंपरा थी। जिले में हर घर तिरंगा अभियान को लेकर भव्य तिरंगा यात्रा का आयोजन किया गया। इस रैली का नेतृत्व जिलाधिकारी रविंद्र कुमार और पुलिस अधीक्षक ने किया है। तिरंगा यात्रा पुलिस लाइन से शुरू होकर कलेक्ट्रेट परिसर तक पहुंची, जहां इसका भव्य समापन हुआ। इस आयोजन में मुख्य विकास अधिकारी, मुख्य राजस्व अधिकारी, मुख्य चिकित्सा अधिकारी और अपर जिला अधिकारी सहित प्रशासन के कई वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे। यात्रा के दौरान लोगों से अपने घरों और छतों पर तिरंगा फहराने की अपील की गई। फिलहाल के लिए उत्तर प्रदेश की खबरों में इतना ही। नमस्कार।